So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास को स्टार्ट को करने के लिए। तो जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, और जो बच्चे बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल लें। आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम आपके चैप्टर नंबर 10 के ऊपर बात कर रहे थे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने काफी सारी चीजों को कवर अप किया था। हमने ये देखा था कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन किस तरीके से होता है, और बाकी सारी चीजें जो है हम अभी परावर्तन को ज्यादा डिटेल में समझ रहे हैं, यानी रिफ्लेक्शन को समझ रहे हैं। इसमें हमने समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या गुण या फिर क्या क्या विशेषताएं होती है उनके ऊपर बात करी थी। आज हम गोलीय दर्पणों के ऊपर चर्चा करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स हम इन्हें कहते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, क्या इनकी विशेषता होती है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको आज का जो भी हम लोग क्लास कर रहे हैं इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सारी चीजें कवर अप करी थी। आज के टॉपिक की हेडिंग पुट अप कीजिए। गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जिन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। चलिए, किन्हें कहते हैं हम गोलीय दर्पण? ऐसे दर्पण या ऐसे मिरर्स जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। बात को जरा समझने की कोशिश करें, किस तरीके के होते हैं हमारे गोलीय दर्पण। अगर मैं आपको बताऊं तो एक अगर ऐसा दर्पण है, ठीक है, और इसके इस साइड पर हमने पॉलिश करी हुई है कुछ इस तरीके से, है ना, तो ये तो हो गया हमारा समतल दर्पण, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ हम देख पा रहे हैं, इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो आगे का आपको पृष्ठ दिख रहा है, पीछे तो पॉलिश हो रखी है ना, तो आगे वाला पृष्ठ जहां पर पॉलिश नहीं हो रखी है, तो हमको कैसा दिख रहा है, हमको ये पूरा प्लेन दिख रहा है। इसीलिए इसको प्लेन मिरर भी कहते हैं या फिर समतल दर्पण भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो इसे हम गोलीय दर्पण नहीं कहेंगे क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ गोला नहीं है, गोलीय नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पणों के बारे में। तो ये गोलीय दर्पण होते क्या है एक्चुअल में, अगर बात को समझने की कोशिश करें तो एक गोला है, एक क्या है, गोला है। इस गोले का भाग होते हैं, एक गोला है, इस गोले का भाग होते हैं। अब इस गोले को आप काट दो, इस गोले को आप काट दो, यहां से काट दो इतना, ठीक है, और या फिर यहां से काट दो इतना, है ना, ये काट दिया हमने। अब काटने के बाद क्या बचेगा आपके पास, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला, देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट बच रहा है आपके पास। और इधर देखें तो कौन सा पार्ट बच रहा है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये क्या है, हमारा गोलीय दर्पण। बाकी को अगर मैं साइड कर दूं तो ये जो आपको ये दो पार्ट मिले, ये हमारे गोलीय दर्पण है। आप देख रहे होंगे थोड़ा गोलाकार है, ठीक है, तो ये हमारे गोलीय दर्पण है। अब ये गोलीय दर्पण जो है, मैं थोड़ा इनका साइज बढ़ा देता हूं आपके लिए। ठीक है, एक ये हो गया, देख पा रहे होंगे आप इसे, एंड
तो ये आपके देखो, समझ गए आप ये कहां से निकला है ना। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये हमने कहां से कट करा है, ये हमने उस गोले से कट करा है, ठीक है। और सिमिलरली इधर भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए हमारे दर्पण, है ना। अब इनके ऊपर और डिटेल में बात करते हैं, तो जो गोलीय दर्पण है, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम पेंट करते हैं। अब देखो आप ये देखिए, क्योंकि कोई भी दर्पण होता है तो उसमें पॉलिश तो करनी होती है, है ना। तो पॉलिश इस पर दो तरीके से हो सकती है, ध्यान से समझना इस बात को। अगर इस बात को आप यहां समझ गए तो आगे आपको बिल्कुल समस्या इसमें नहीं आने वाली। एक तो इस पर पॉलिश इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, और एक इस पर पॉलिश इस तरीके से हो सकती है। देख रहे हैं आप। अब दोनों ही केसेस में आप देखिए, एक तो ये परावर्तक पृष्ठ रहेगा, और इसमें ये वाला परावर्तक पृष्ठ रहेगा जिस पर पॉलिश नहीं हो रही है ना। ध्यान से समझना, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है ये बाहर की ओर निकला हुआ है, या फिर उभरा हुआ कह सकते हैं हम इसे। क्या कह सकते हैं, कैसा है ये परावर्तक पृष्ठ, उभरा हुआ। और इसमें परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर वक्रित, अंदर की ओर धसा हुआ हमको दिख रहा है, अंदर की ओर वक्रित बोल सकते हैं इसे, या फिर अंदर धसा हुआ ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अपनी भाषा में समझने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बट समझने की कोशिश करना इसे, ठीक है। इसीलिए इन दोनों के हमने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। ऐसे गोलीय दर्पण, ध्यान से सुने, परिभाषा आपको यहीं पर बता रहा हूं। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उन्हें हम नाम देते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे, उन्हें हम नाम देते हैं अवतल दर्पण। क्या नाम देते हैं हम उन्हें, अवतल दर्पण, ठीक है। और ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक हो गया। तो जरा ध्यान से समझना इसे, कि ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होंगे, अंदर की ओर वक्रित होंगे, है ना। कैसे हुए अंदर की ओर, ये सारी बातें तो हमने समझी ना अभी, है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है आपको। तो इसे ध्यान रखना है आपने, कि अगर अंदर की ओर वक्रित रहेंगे तो हमारा कौन सा दर्पण रहेगा, हमारा दर्पण रहेगा उत्तल दर्पण। बाहर की तरफ उभरे हुए रहेंगे तो हमारा कौन सा दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण। ये बात को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगर ये यहाँ पर ज्यादा मैसी हो रहा है तो इसको इधर लिख लेते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण कैसे बनाएंगे, अगर उत्तल दर्पण बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, और अगर अवतल दर्पण बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ये बात हम अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं हो। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए,
इसे नोट डाउन कर लेंगे और इसमें जो डेफिनेशन है वो आप खुद से लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाएगी तो ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है या फिर अंदर की ओर वक्रित होता है उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं। नोट डाउन करेंगे जल्दी से, फिर आगे की बातों को समझते हैं। इंग्लिश में हम इसे नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर और इसे नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। तो जनरली आपको ये नाम भी सुनने को मिल सकते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मतलब अवतल और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जरूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब हम बात करेंगे जो भी ये दर्पण है इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हमको यूज करनी है, कुछ टर्म्स यूज करने हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो अब हम इन दर्पण को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं उत्तल दर्पण के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, और फिर अवतल दर्पण के बारे में बताइए, या फिर पहले अवतल के बारे में बता रहे हैं फिर उत्तल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग हटा देते हैं और रखते हैं मेन बस अपना अवतल दर्पण फोकस में। चलिए एक बार फिर से मैं आपके सामने अवतल दर्पण बनाता हूं। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब तक हमने जो जो चीजें सीखी उसके बेसिस पर यहाँ तक की बातें तो हमारी समझ में आ गई। इसका नाम क्या है भाई? अवतल दर्पण है ना, ये हम जानते हैं। अब तक इतनी बात हम समझ चुके हैं। अवतल दर्पण क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये कैसा है, ये इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर वक्रित है ना। पॉलिश बाहर की तरफ से और क्या मतलब अंदर की ओर जो है इसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित है। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक, अब इससे आगे की कहानी समझे, इससे आगे की कहानी समझे। इन दर्पणों के बारे में हम लोग अनेक पदों का यूज करते हैं, ठीक है। हम ऐसे ऐसे पदों का यूज करते हैं जिनका कि कुछ मतलब होता है, जिसे हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं अपने दूसरी भाषा में। तो इन पदों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बात बोली जा रही है तो इसका मतलब क्या है दर्पण के संबंध में। तो उसके ऊपर अब आप थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान यहाँ पर रखना, जो मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ और उनके नाम भी बता रहा हूँ, उनको आप बिल्कुल ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है इसका बिल्कुल सेंटर, जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है इसका बिल्कुल सेंटर। देखिए मैं इसको रेड कलर से शो कर रहा हूं यहाँ पर, ये ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये वाला पार्ट अब देख पा रहे होंगे, ये जो बीच में मैंने पॉइंट लगाया है, ठीक है, ये है दर्पण का ध्रुव P। इसे हम पी के नाम से डिनोट करते हैं। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव। वापस इसको रिसाइज कर देते, छोटा कर देते हैं। इतना बड़ा पॉइंट नहीं लगाना है, आपको दिखाने के लिए बताया। एक छोटा सा पॉइंट लगेगा ये, ठीक है। और ये कहां पर रहेगा? ये रहेगा इसके ऊपर, यहां पर, ठीक है। ये बीच में छोटा सा पॉइंट लगाया है, ये क्या है? पी है। बात समझ में आ गई होगी इतनी। इसके बाद देखिए, पी पॉइंट को समझने के बाद, पी को क्या कहते हैं? ध्रुव। तो जो जो मैं बताते जा रहा हूं उनको यहाँ पर लिखते भी जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या बात करी? ध्रुव होता है एक दर्पण का
जो कि कहां पर होता है, जो कि सेंटर होता है। इसके आगे क्या लिखेंगे, जो कि क्या होता है, सेंटर। ये आप खुद से लिखें कि दर्पण का ध्रुव P क्या होता है, दर्पण का ध्रुव P दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर होता है। चाहे उत्तल दर्पण ले लो, अवतल दर्पण। अभी हम अवतल दर्पण के बारे में समझेंगे, फिर सेम चीज उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। काफी सारी चीजें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में सेम है, कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है, तो इसीलिए हम अलग अलग बात कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो अपना ध्यान अभी सिर्फ अवतल दर्पण पर लगाएं, जो कि हमने यहाँ पर बना रखा है। इसका ध्रुव क्या होगा, इसके परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु। चलिए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, हम इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये हमने कैसे बनाया था गोलीय दर्पण, याद करो। हमने एक गोले से इसको काटा था, एक गोले से क्या करा था, इसको काटा था नहीं काटा था, याद करो। अभी अभी बताया था मैंने आपको कि यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको काट लेंगे इस तरीके से, ऐसे, और फिर काटने के बाद ही तो ये दर्पण बना होगा, है ना। तो जिस गोले से इसको काटा है उस गोले का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, उस गोले का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा, उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र C। समझ में आया, अभी हटा दो, समझ में आया। तो ये C किसका वक्रता केंद्र होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। बच्चों ध्यान देना, किसका केंद्र होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या समझा, सेकंड पॉइंट हमने समझा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जो कि जिससे कि ये दर्पण को काटा गया है, या फिर जिसका भाग ये दर्पण है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। समझ गए, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो, बस ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट कहां पर है और किस तरीके से आ रहा है। अब क्या होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको जरा ध्यान से देखेंगे। इसे हम C से डिनोट करते हैं, है ना, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट जो है, अगर मैं इस P और C को मिला दूं, तो मुझे एक लाइन दिखेगी यहाँ पर। अगर मैं इस P और C को मिला दूं तो मुझे एक लाइन दिखेगी P और C से गुजरती हुई। बताइए दिख रही है आपको, दिख रही है ना। ये मैंने यहाँ पर डॉट डॉट बनाई है। P और C को मिला करके एक लाइन अगर मैं बनाऊं, ये वाली, इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन का नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में आप क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव P वक्रता केंद्र C से होकर जाती हुई एक काल्पनिक रेखा, ध्यान रखेंगे काल्पनिक रेखा होगी, लिख भी देता हूं मैं यहां पर ब्रैकेट में। इस रेखा की हमको कल्पना करनी है कब, जब हम इससे किरण आरेख पढ़ेंगे, किरण आरेख बनाएंगे, ठीक है। तो ये काल्पनिक रेखा है, इसके बारे में आप ये बात ध्यान रखें, ठीक हो गया। चलिए 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, काल्पनिक रेखा क्या होती है, P और C को मिला करके जाती हुई। इसके ठीक बीच में, इनके ठीक बीच में, ठीक बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम नाम देते हैं F, जिसको हम क्या नाम देते हैं, F। इस F को बोला जाता है, इस F को बोला जाता है दर्पण का फोकस या फिर मुख्य फोकस, एंड इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए मैंने तो आपको क्या बताया कि ये इनके ठीक बीच में पड़ता है, बट होता क्या है, हम किस तरीके से इसको ढूंढते हैं जरा देखना ध्यान से। हम इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को आपतित करते हैं, मतलब इस तरीके से किरण इसमें आपतित हो रही है, ठीक है। और ये किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समांतर है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समांतर हैं ये,
ठीक है, तो ऐसे हमने क्या करा, इस पर ये समांतर प्रकाश किरणें छोड़ी। अब ज्यादा किरणें बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 2 किरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। परावर्तन के पश्चात, क्योंकि दर्पण है भाई, रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर, है ना, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये समांतर किरणें कुछ इस तरीके से निकलती हुई दिखेंगी और ये वाली कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे जब समांतर प्रकाश किरणें छोड़ी गई, है ना, तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से होकर गुजर रही है, जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसका नाम क्या है, फोकस है। ठीक है, फोकस मैंने आपको कैसे बताया, P और C के ठीक बीच में पड़ेगा, लेकिन हमने ढूंढा कैसे, ढूंढने के लिए हमने समांतर प्रकाश किरण छोड़ी, समांतर किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से होकर के, जिस पॉइंट पर मिलती हुई हमें दिखी, वो पॉइंट जो होगा फोकस होगा। बात समझ में आ गई? लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो इसमें ये बात लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों के परावर्तन का प्रतिच्छेद बिंदु, ये फोकस के नाम से जाना जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें रहेंगी तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलेंगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, वो आपका फोकस कहलाएगा भाई। ध्यान से समझें इन बातों को, ये एक एक पॉइंट जो बताया जा रहा है ये आपके लिए यूजफुल है आगे आने वाले टाइम पर, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर हम सीधे बोल देंगे कि इसका फोकस है, वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पोजीशन कहां पर होती है दर्पण में। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीच में P आ जाएगा, ठीक है, C आ जाएगा जो कि दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, और P और C के ठीक बीच में आ जाएगा F। ठीक है, यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। चलिए अब 2 पॉइंट्स को और ध्यान से देख लीजिए। 5th पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, और 6th पॉइंट है हमारा फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखेंगे दोनों पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स जरूरी है आपके लिए समझना। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं, तो P व C के बीच की दूरी, P से C के बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाएगी। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी आपकी। ठीक है, और P व F के बीच की जो दूरी होती है, P व F के बीच की दूरी, ये आपका फोकस दूरी कहलाती है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो फोकस कहलाएगी। तो मैं यहां पर स्मॉल f लिख लेता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्मॉल f और ये हो जाएगा आपका कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R। कैपिटल R कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है भाई, ध्यान देखें। ठीक है, और स्मॉल f कहां से कहां तक है, स्मॉल f यहां से यहां तक है। चलिए नोट डाउन करें, P व C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या R, और P व F के बीच की दूरी फोकस दूरी F, स्मॉल f। लास्ट एक पॉइंट है जो कि है द्वारक। द्वारक जिसको हम अपर्चर कहते हैं, तो इसका जो प्रभावी लंबाई होगी, है ना, इसका जो प्रभावी व्यास होगा उसको हम द्वारक कहते हैं। मतलब यहां से लेकर और यहां तक, तो इसको हम MN के नाम से बताते हैं कि ये जो दरवाजा है, जहां प्रकाश किरण यहां से यहां तक कहीं भी पड़ सकती है इस रेंज में, तो ये जो दरवाजा है, दरवाजे की तरह जो हमें दिख रहा है, द्वार की तरह दिख रहा है,
इसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी से रिलेटेड एक बात और है, वो ये है, हमने क्या बात करी थी कि जो ये दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये f जो है इसके ठीक बीच में पड़ता है। तो भाई ये जो दूरी होगी, ये वाली डिस्टेंस, इस पूरी दूरी का आधा होगी, है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगी। फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगी, मतलब f बराबर r/2 होगा। f बराबर r/2 होगा। इस बात को नोट डाउन कर लें, जरा जल्दी से अपनी भाषा में। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो दर्पण की फोकस दूरी का 2 गुना होती है। नोट डाउन कर लें, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रहने चाहिए एक दर्पण से संबंधित। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रहने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स ही सिमिलर रहेंगे किसमें, उत्तल दर्पण में, लेकिन वहां पर कुछ एक दो चीजें डिफरेंट रहेंगी, वो हम इसके बाद समझेंगे जब उत्तल दर्पण को समझेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए अब बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण कौन सा है, इधर वाला। ठीक है, तो हम एक उत्तल दर्पण को बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बना दे रहा हूं। चलिए इसे पॉलिश किस तरफ करेंगे, इधर की तरफ डेफिनेटली। चलिए अब जो जो पॉइंट्स वहां पर बताए थे 1 बाय 1 यहाँ पर भी ध्यान देते रहिए, सारी चीजें सेम रहने वाली है। सबसे पहले क्या बताया गया था वहां पर, सबसे पहले बताया गया था ध्रुव। तो ध्रुव P को क्या बताया गया था, कहां पर होता है ध्रुव P, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर। कहां है इसका परावर्तक पृष्ठ, इसका परावर्तक पृष्ठ रहिए और इसका सेंटर रहेगा ये कहीं यहाँ पर, है ना। तो ये P क्या हो गया, ये P हो गया इसका वक्रता केंद्र। P क्या हो गया, P हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक हो गया। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद क्या आएगा, जिस गोले का ये भाग है, अब अगर मैं यहाँ पर गोला बनाऊं तो गोला कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस गोले से ही काट करके तो इस दर्पण को बनाया होगा, है ना। याद करो, इस गोले से काट करके ही तो इसे बनाया होगा। तो जिस गोले का ये भाग है, देख रहे हो आप, मैंने क्या बताया था आपको, इस गोले को यहाँ से काट दो तो ये दर्पण बन जाएगा, इसके ऊपर पॉलिश कर दो। तो जिस गोले का ये भाग है उस गोले की कुछ ना कुछ केंद्र तो होगा। तो ये जो इस गोले का केंद्र है, इसको ही हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जो इस गोले का केंद्र है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आ गई, ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि अगर मैं P और C को मिला दूं तो एक काल्पनिक रेखा जो होगी, जो कि P और C से होती हुई जा रही है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दर्पण का मुख्य अक्ष। अब ध्यान ये देना यहाँ पर, इसीलिए मैं अलग से बता रहा हूं आपको उत्तल दर्पण को, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। छोटा सा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि ये जो मुख्य अक्ष है ये पड़ गया, देखो यहाँ पर पॉलिश हो रही है ना इस तरफ, तो ये दर्पण के पीछे वाला भाग हो गया। जिधर की तरफ पॉलिश रहती है वो तो बैक साइड हो जाता है ना, और ये हो गया आगे वाला भाग जिधर पॉलिश नहीं रहती है। जो आगे वाला भाग होता है वही परावर्तक पृष्ठ होता है हमारे लिए। परावर्तक पृष्ठ मतलब वस्तु को उसके सामने रखा जाता है। आप अगर शीशे के सामने खड़े रहोगे तो शीशा जहां पर जिधर की तरफ पॉलिश हो रही है उधर थोड़ा ना खड़े रहोगे,
जिधर की तरफ उसका परावर्तक पृष्ठ है उधर ही खड़े रहोगे, मतलब वस्तु को यहाँ रखा जाएगा कहीं, है ना, इसके सामने की ओर। तो ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ जो है वो आगे की ओर है, और जो हमको दर्पण के पीछे की ओर जो है वक्रता केंद्र देखने को मिल रहा है, ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ना ड्रैग कर देते हैं आगे की तरफ, इधर की तरफ ऐसे, क्योंकि हमने वस्तु को तो इधर ही रखना है। तो मुख्य अक्ष हम यहाँ से थोड़ा डॉट डॉट बढ़ा करके आगे की तरफ ले लेते हैं। अभी अगर आगे हमको किरण आरेख बनाना होगा तो वहां पर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप इसको ध्यान रखना। क्या बताया था कि इन दोनों के ठीक बीच में एक पॉइंट आता है जिसको हम एफ कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फोकस के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें लगभग सिमिलर हैं, बस फोकस के बारे में आपको एक चीज और ध्यान देनी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें, लगभग सारी चीजें जो है सेम रहने वाली हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करें जरा जल्दी से। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, और साथ ही साथ आपने चीजों को नोट डाउन भी किया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।